हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 12th के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने लगी हूँ फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर पेपर। सो ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से लिए गए हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन जानने के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसमें हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx बाई डी वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो dx बाई डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की पावर 3 प्लस 2x e की पावर y डिवाइडेड बाई y इंटू ई की पावर y। जस्ट dy को इधर ले आए और ये वाली जो टर्म है वो राइट हैंड साइड पे ले गए। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dx बाई डी वाई। सो वाई क्यूब के नीचे भी y इंटू ई की पावर y हो गया, देन 2x e की पावर y अपॉन y इंटू ई की पावर y। ये कैंसिल हो गया। सो एक y के साथ एक y कैंसिल हो गया, बाकी रिमेनिंग y स्क्वायर रह गया, e की पावर y प्लस 2x बाय y, इधर dx बाई डी वाई रह गया। अब क्या करना है, dx बाई डी वाई इसको हम इधर ले आते हैं, 2 बाई वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर वाई। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या इस फॉर्म का नहीं लग रहा। सो ये बन गई एक जनरल फॉर्म बन रही है। सो यहाँ से अगर हम p को यहाँ पर इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पर p की वैल्यू -2 बाई वाई है और q की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर y है। अगर हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकालें सो वो क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट करना है। सो e की पावर -2 बाई वाई विद रिस्पेक्ट टू dy। सो ये क्या हो जाएगा, -2 बार आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 1 बाई वाई डी वाई। सो 1 बाई वाई की क्या होगी इंटीग्रेशन, दैट इज़ log y होगी। अब e और log जो है वो आपस में कट सकते हैं, बट उसके लिए एक थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। ये -2 को y की पावर बना दो, -2 इसकी पावर बन गया, e और log ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। सो यहाँ पर आ गया y की पावर -2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब लिखते हैं इसका जनरल सोल्यूशन। तो वो होता है हमारे पास x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q विद रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर से पुट करेंगे 1 बाई वाई स्क्वायर, q क्या है आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन ई की पावर y डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, x अपॉन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ पर e की पावर y को मैं न्यूमरेटर में ले जाती हूँ, e की पावर -y हो गया डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो तो सेम ही आएगी, e की पावर -y और -y की क्या हो जाएगी -1। सो माइनस आगे लगा दिया, -e की पावर -y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x अपॉन वाई स्क्वायर। x अपॉन वाई स्क्वायर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन -1 अपॉन ई की पावर y, है ना। और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। सो x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई की पावर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन। Next, moving to question number 2, a card from a pack of 52 cards is lost। कहता कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट कार्ड कितने हैं, 1 है, ठीक है। तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह जाएंगे, हमारे पास कितने रह जाएंगे 51। तो फर्स्ट लाइन में से हमने ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, 2 कार्ड्स हमने यहाँ पर ड्रॉ करने हैं और 2 कार्ड्स जो ड्रॉ करने हैं वो हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार आपने एक कार्ड निकाल लिया उसको वापस नहीं डालना है। तो 2 कार्ड्स जो ड्रॉन किए हमने कि वो हमें क्या मिले, दोनों किंग्स मिले, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड आपका क्या था, किंग था।
तो ये प्रॉबिलिटी हमने यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर इवेंट्स डिफ़ाइन करेंगे कि हमने एक इवेंट डिफ़ाइन कर दिया कि E1 की एक जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या है, किंग है। लॉस्ट कार्ड इज़ अ किंग। एक इवेंट E2 हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया कि लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट अ किंग, कि लॉस्ट कार्ड जो था वो किंग नहीं था, कोई और पता था। और एक और इवेंट डिफ़ाइन करना है कि जो दोनों कार्ड्स हैं वो जो हम ड्रॉ करें वो आए किंग्स। तो 2 कार्ड्स ड्रॉन आर किंग्स। तो यहाँ पर हमें एक बार पता लगी कि यहाँ पे हमने बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर इवेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड इज़ अ किंग। अब किंग कितने होते हैं, 4। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। सो 4/52 इज़ अ प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ 1/13। और अगर लॉस्ट कार्ड किंग नहीं है, तो नहीं है का मतलब हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, लॉस्ट कार्ड इज़ अ किंग की प्रोबेबिलिटी 1/13 है। सो 1 में से माइनस कर दो, दैट विल बी 12/13। यहाँ तक ओके है। अब यहाँ पर हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब यही होता है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि 2 कार्ड्स हमने उठाए और वो दोनों किंग्स थे, गिवन दैट कि लॉस्ट कार्ड भी एक किंग ही था। अगर एक लॉस्ट कार्ड किंग था, अगर लॉस्ट कार्ड किंग्स था तो टोटल हमारे पास जो किंग्स हैं वो कितने होते हैं, 4। अगर एक किंग इसमें से लॉस्ट हो गया तो कितने किंग्स बचे, 3। और हमने कितने कार्ड्स उठाने हैं, 2। सो 3C2 डिवाइडेड बाय, अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने थे, 51, ठीक है। और उसमें से भी कितने पत्ते उठाने हैं, 51C2। क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि दोनों कार्ड्स जो उठा रहे हैं वो किंग ही हैं और लॉस्ट कार्ड भी किंग ही है। तो टोटल कार्ड्स 4 होते हैं, उसमें से एक किंग लॉस्ट हो गया, 3 रह गए, तो 3 में से ही 2 पत्ते उठाएंगे, डिवाइडेड बाय टोटल में से भी 2 ही पत्ते उठाएंगे। अब 3C2 को और 51C2 को हम करेंगे सॉल्व। हमें कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला जो है वो पता है, वो क्या होता है, NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, यही होता है। अब 3C2 को हम सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका आ गया r फैक्टोरियल, दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1 फैक्टोरियल। नीचे भी ऐसे करेंगे, 51 फैक्टोरियल, 51 माइनस 2 49 फैक्टोरियल और साथ में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। सो 3 फैक्टोरियल ऊपर रह गया, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 51 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 51 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 49 फैक्टोरियल। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 50 इंटू 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल। सो ये हो गया। 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 51 इंटू 50, दैट इज़ 6/51 इंटू 50। ये आ गई आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी कि लॉस्ट कार्ड आपका किंग था और 2 कार्ड्स आपने उठाए वो भी किंग्स हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट ए की कि दोनों कार्ड्स आपने उठाए बट जो लॉस्ट कार्ड जो है वो किंग नहीं है, तो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर लॉस्ट कार्ड किंग नहीं है तो चारों किंग प्रेजेंट हैं, तो 4C2 हो गया डिवाइडेड बाय 51C2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12/51 इंटू 50। सेम वे से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ, आप खुद से करके देख सकते हैं। सो हमने बेसिकली इस के लिए निकालना क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड जो है वो किंग है। लॉस्ट कार्ड किंग वाली इवेंट क्या है, E1, ठीक है। और गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, मतलब 2 कार्ड्स आपने उठाए हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, है ना। ये ऐसे करते बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा दिया। सो ये हो गया 1/13 इंटू 6/51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1/13 6/51 इंटू 50 प्लस 12/13 इंटू 12/51 इंटू 50।
अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 6/13 इंटू 51 इंटू 50, राइट। और नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक ही चीज़ बचेगी, 13 इंटू 51 इंटू 50, ऐसे 6 + 144, ये हो गया 150। सो ये और ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास, मैं इधर कर रही हूँ अब, 6 / 150 बचा। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 3 के टेबल पे, 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाई 50, फिर से 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 1/25। सो ये प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड जो होगा वो किंग होगा। तो ऐसे आपको ये स्टेप बाय स्टेप 5 मार्क्स के लिए सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक डाइटिशियन है दैट विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड। तो एक डाइटिशियन 2 टाइप्स ऑफ फूड मिक्स करना चाहता है इन सच अ वे दैट द विटामिन कंटेंट्स जो हैं दैट कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। सो यहाँ पर फूड की बात हो रही है और एक विटामिन ए की बात हो रही है और एक विटामिन सी की बात हो रही है। अगर हम फूड की मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें 8 यूनिट्स जो हैं वो विटामिन ए के होने चाहिए और 10 यूनिट्स जो हैं वो विटामिन सी के होने चाहिए। यहाँ तक ओके है, मैंने इसको टेबल में क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर फूड 1 की बात हो रही है और फूड 2 की बात हो रही है। सो फूड 1 एंड फूड 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फूड 1 के अंदर 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए है और 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी है, ठीक है। और 50 पर केजी जो है वो इतना लगता है टू प्रोड्यूस द फूड। तो हम यहाँ पर एक और कॉलम ले लेते हैं, दैट इज़ कॉस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ रुपीज़ मतलब ₹50 जो है वो पर केजी लगता है टू प्रोड्यूस फूड 1। ऐसे ही फूड 2 के लिए भी गिवन है जिसमें 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ई है, 2 यूनिट्स ऑफ पर केजी ऑफ विटामिन सी है और इसको प्रोड्यूस करने के लिए ₹70 लगते हैं। अब जब आप किसी क्वेश्चन को ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे ना तो आपकी इक्वेशंस बहुत ही जल्दी बन जाएंगी। सो एलपीबी प्रॉब्लम की तरह इसको लीजिए और मिनिमाइज़ करिए कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर और मिनिमम कॉस्ट को भी फाइंड आउट करिए। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि फूड 1 और फूड 2 के कितने यूनिट्स हैं डाइट के अंदर। सपोज़ कर लेते हैं, सपोज़ द डाइट कंटेन्स x units of food 1, x units of food 1 and y units of food 2। और मिनिमाइज़ करना है ऑब्वियसली कॉस्ट को, मिनिमाइज़ करेंगे कॉस्ट को। फूड 1 को प्रोड्यूस करने के लिए हमें x यूनिट्स लगते हैं तो 50x हो गया प्लस 70y। तो ये मेरे पास बन गया इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब क्या करना है, इसको हमें मिनिमाइज़ करना है। इक्वेशंस बना लेते हैं। सो विटामिन ए के लिए ये है 2 and 1, फूड 1 एंड फूड 2। सो 2x + y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया। ऐसे यहाँ पर ना 2 है, सॉरी, ठीक है। सो x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। इस तरह से बन गया। ये इसका फूड 1 के लिए x यूनिट्स था, फूड 2 के लिए y यूनिट्स है, तो 1x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, 2 और चीज़ें लिखनी है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारी 4 बन गई इक्वेशंस और हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो पहले हम इस इक्वेशंस को लिख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। 2x + y = 8, मतलब हम रैंडम कुछ वैल्यूज़ लेंगे और उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सो यहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8। ओके, यहाँ पर टेबल बन गया। देन x + 2y = 10 के लिए भी हम यहाँ पर बनाएंगे टेबल। सो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सिंपल सा ये हमने बना लिया है, वैल्यूज़ ले ली हैं। अब क्या करना है, ये हमारी होती है x एक्सिस और ये हमारी होती है y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना नंबर्स प्लॉट कर सकते हो आप 1 से लेके 10 तक, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। आप जब ग्राफ पेपर पे सही से करेंगे ना तो ही सही से हो पाएगा, ठीक है। तो एक्यूरेट जो है वो आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे करके बता देती हूँ। सो 4,0 मेरा पहला पॉइंट है, तो 4,0, देन 0,8, तो ये मेरा फर्स्ट लाइन का दूसरा पॉइंट है। सो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बन गई लाइन। फर्स्ट लाइन 2x + y = 8 के लिए 0,5, तो 0,5 हो गया, और 10,0 ये मेरी बन गई दूसरी लाइन, ठीक है। इस तरह से कुछ आएगा। और हमारा x > 0 एंड y > 0। अब आप देखेंगे कि 2x + y जो है वो > 8 है, मतलब ये वाला पोर्शन, इस लाइन का इधर वाला पोर्शन। तो चारों केसेस में ना ये आपका पोर्शन जो है वो इनका कॉमन जो है वो रीजन आएगा, ठीक है। और जो लाइन जो है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, आप देख सकते हो कि नीचे वाला x वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास 2 है, और जो y वाला पॉइंट है वो 4 है। तो ये 2,4 पे ये लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे लिखना है कॉर्नर पॉइंट्स को, और अपने मिनिमाइज़ करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, 50x + 70y को। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखो अब कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर 10,0, 8,0, 0,8 सॉरी, और 2,4 है ना। तो 0,8, 10,0, देन 2,4। अब इस पे हम चेक करेंगे। सो 0,8 पे अगर देखें तो वो आ रहा है हमारे पास 560, 10,0 पे आ रहा है 500, और इस पे चेक करेंगे तो 200 + 280 दैट इज़ इक्वल्स टू 380। तो अब देख लीजिए कि मिनिमम किस पे आ रहा है, मिनिमम 380 है, और कौन से पॉइंट पे आ रहा है, 2,4 पे आ रहा है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि मिनिमम कॉस्ट जो है वो कितनी है, 380 रुपीज़ है, और कौन से पॉइंट पे है, 2,4 पॉइंट पे है, व्हेन x = 2 एंड y = 4। यानी कि 2 यूनिट्स जो हैं वो फूड 1 के प्रोड्यूस होते हैं, और y यूनिट्स जो हैं वो फूड 2 के ऐड होते हैं डाइट के अंदर, तब मिनिमम कॉस्ट जो है वो 380 रुपीज़ बनती है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमें इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए फाइंड करना है एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर ना बना लेते हैं इस तरह से। सो एक्स एक्सिस है ये हमारी, और ये हमारी वाई एक्सिस है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा ये वाला, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। सो एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस हम ये वाली लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस जो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के में आ रही है। लाइन y = x, वो हमारी स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड द सर्कल x² + y² = 32। सो यहाँ पर हम सर्कल की इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, बट यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल गिवन नहीं है जिससे हम ये सर्कल ड्रॉ कर पाएँ। सो हम इस 32 को यूज़ करने वाले हैं। 32 को हम यहाँ पर लिखेंगे 4√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, देन 4 × 4 × 2, तो ये 4√2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो x² + y² = 4√2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर इसका जो रेडियस हो गया सर्कल का वो कितना हो गया, 4√2 हो गया। और ये वैल्यू कितनी बनती है, ये वैल्यू बनती है समथिंग कुछ 5 से ऊपर बनेगी वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं, और 5 से कुछ ऊपर बनेगी ये वैल्यू। सो लेट अस मान लेते हैं कि यहाँ पर 4√2 है, यहाँ पर भी 4√2 है, यहाँ पर माइनस ऑफ 4√2 है, और यहाँ पर भी माइनस ऑफ 4√2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, रफ सर्कल, ठीक है। रफली मैंने एक सर्कल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सर्कल है वो ड्रॉ हो गया, राइट। अब ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब लाइन ड्रॉ करनी है y = x वाली, तो वो पास करेगी ओरिजिन से। सो ये हमारी जो लाइन है वो पास हो गई ओरिजिन से, और ये लाइन है y = x की। अब हमें क्या रीजन फाइंड आउट करना था,
एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब कौन सा रीजन जो है वो कॉमन है तीनों को, वो ये वाला रीजन जो है वो कॉमन है ना। हमें इसका जो एरिया है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे। सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर, सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे बाद में काम आएगी। सो इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर y जो है वो x के इक्वल है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं y की जगह पे x पुट करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 32 के इक्वल हो जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, एक्स स्क्वायर आ गया 16, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 है, पर मुझे तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही मतलब है, सो यहाँ पर पॉइंट हो गया 4 और यहाँ का भी पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया 4 हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो 4,4 बन गया, जहाँ पर ये जो लाइन है वो इस सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू भी 4 होगी, क्योंकि इस लाइन के मुताबिक y इज इक्वल टू x है। तो 4,4 पॉइंट हो गया ये वाला हमारे पास। अब हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। सो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेके 4 तक चलेंगे और 4 से लेके 4 अंडर रूट 2 तक चलेंगे। 0 से लेके 4 तक चले और यहाँ पर आ गया y dx प्लस फिर चले 4 से लेके 4 अंडर रूट 2 तक और साथ में आ गया y dx, है ना। अब यहाँ पर कौन सा y आएगा, यहाँ पर कौन सा y आएगा, लाइन का y आएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स मतलब x पुट करना है, x dx हो गया। और यहाँ पर कौन सा y आएगा, ये हमारा जो सर्कल वाला y आएगा, यानी कि रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो ये x की इंटीग्रेशन तो सिंपल सॉल्व होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, 0 और 4 अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर रख दी मैंने, प्लस अब इसकी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी है। सो इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको एक बार पहले भी वीडियो में बताई थी, तो हमारे पास होती है x बाई 2, रूट के अंदर वही आ जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट की इंटीग्रेशन आप चेक कर लीजिएगा, साथ में साइन इनवर्स x अपॉन ये हमारा जो 32 है वो उसको 4 अंडर रूट 2 लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पर आ गया 4 अंडर रूट 2 इज़ द अपर लिमिट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 16 बाई 2 आ जाएगा, 16 बाई 2 माइनस 0 बाई 2, वो तो चाहे आप ना भी लिखते, प्लस अब आप इसको चाहे तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल लिमिट्स पुट कर सकते हैं डायरेक्ट भी। तो लिमिट्स मैं पुट करने जा रही हूँ, सबसे पहले अपर लिमिट, सो 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ 32 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 32 ही हो जाएगा, प्लस 16 साइन इनवर्स 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 1 पुट कर रही हूँ। ये अपर लिमिट पुट होगी माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है आपकी 4 बाई 2 रूट ऑफ 32 माइनस 16 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2, ठीक रहा। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है, 16 बाई 2 8 हो गया, माइनस 0 8 रह गया, सो यहाँ पर 8 रह गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 पहली ब्रैकेट में, देन अंडर रूट 0 है यहाँ पर साथ में, तो ये भी सारा 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 16 साइन इनवर्स 1, आप साइन इनवर्स 1 को कैसे लिखते हो, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाती है पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 पुट कर दिया, माइनस 4 बाई 2 कितना हो गया 2, देन अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16 आप चाहे डायरेक्टली लिख सकते हो 4, सो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, प्लस 16 इंटू साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास 1 बाई अंडर रूट 2 होती है, तो पाई बाई 4 आ गया, सो 8 प्लस ये कितना हो गया 8 पाई, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, माइनस 8 माइनस 4 पाई, 8 और 8 हमारा कैंसिल हो गया, 8 पाई माइनस 4 पाई दैट इज़ 4 पाई
square units. So this is the area of the region in the first quadrant, enclosed by the x-axis, line y is equal to x and the circle. So moving to the last question for today's video, that is मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये. सो ये मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, वो भी 3/3 की मैट्रिक्स है. हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है और फिर इसे यूज़ करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो बहुत सारे सैम्पल पेपर्स जब मैंने 12th के लिए सॉल्व किए थे तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस वहाँ पर करवाए थे. आज प्रैक्टिस के लिए 5 मार्क्स में से कैसे सॉल्व करना है एक और करते हैं. सो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है यहाँ पर. तो सबसे पहले वेदर इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, हम पहले वो देखेंगे. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. उसके लिए हम पहला एलिमेंट लेंगे, दैट इज़ 1, और इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे. 2 × 1 हो गया 2, माइनस -2 × -1 दैट इज़ +2, राइट. देन माइनस सेकेंड वाला एलिमेंट लेंगे 2, ओके. इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे. 3 × 1 3, माइनस -2 × -2 दैट इज़ -4. देन प्लस -3, क्योंकि हमारा तीसरा एलिमेंट -3 है. सो यहाँ पर लेंगे 3 × -1 -3 -4. सो 1 × 0 0, -2, 3 + 4 7 हो गया. देन -3 × -7, -14 + 21 = 7. अब 7 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर आ रहा है वो इक्वल टू 0 नहीं है. सो इसका मतलब है कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है. ओके. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है A11, A12, A13, देन A21. अगर आप इसी तरह से लिखेंगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी जब आपको आगे मैट्रिक्स लिखनी है. सो A31, A32 रूल ही बना लीजिए, जब भी आपको ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है, आपको ऐसे ही लिखना है. चलिए, तो सबसे पहले A11, उससे पहले हमें साइंस लगा लेने हैं. तो साइंस कैसे लगते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस. अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसके ये जो नीचे नंबर्स लिखे हैं इनको ऐड अप करेंगे. यहाँ पर देखो 1 + 1 कितना बन रहा है 2. अगर ये इवन नंबर बन जाता है तो साइन पॉजिटिव रहेगा. अब 1 + 2 में देखिए 3, अगर ऑड नंबर बन जाता है तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. कॉन्सेप्ट ये है, बाकी आप याद रख सकते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस बाई प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस. अब सॉल्व करते हैं हम. A11 क्या है, A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए. 2 × 1 2, देन माइनस -2 × -1 दैट इज़ 2, दैट इज़ 2 - 2 कितना हो गया 0. तो प्लस 0 है तो 0 ही रहेगा. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 माइनस -2 × 2 4, माइनस का तो +4 हो गया दैट इज़ 7. यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो -7 हो जाएगा. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 × 1 दैट इज़ -3, 2 × 2 4, -4, माइनस का 7. सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7, प्लस -7 -7 के इक्वल हो गया. देन A21 के लिए अब हम करेंगे, अब हम सेकंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम को लेंगे. सो 2 × 1 2 हो गया, -3 × -1 दैट इज़ 3, -1 हो गया, -1 दैट इज़ इक्वल टू 1. अब सेकंड रो सेकंड एलिमेंट को लेंगे, तो सेकंड रो ये हो गया और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे. 1 × 1 1, -3 × 2 -6, +6 हो गया, +7. सो 7 रहेगा. देन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 1 × -1 -1, 2 × 2 4, -4 दैट इज़ -5. तो माइनस ऑफ -5 जो है वो 5 के इक्वल आ गया. देन थर्ड रो को ले लेंगे, अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. सो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 × -2 -4, देन प्लस 3 × 2 6, ये हो गया 2. सो ये +2 आ गया. देन थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 × -2 देन +9 दैट इज़ इक्वल टू 7. सो पॉजिटिव 7, यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन था तो -7 बन गया. थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम 2 - 6,
2 - 6 - 4, सो -4 हम यहाँ पे लगाएंगे, सो -4 आ गया। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे लिखा जाता है, 0 - 7 ये 1 7 5 2 -7 -4, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज़ जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर लिख दी है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, जो किसके बराबर होता है 1 अपॉन एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। सो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट कितना निकाला था, 7 निकाला था, और साथ में हम ये वाली जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर लिख देंगे 1 7 5 2 -7 -4। ओके, सो ये आ गया हमारे पास 0 1/7 2/7 -1, ये आ गया हमारे पास 1 -1, ये आ गया -1 5/7 एंड -4/7। हमने 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये आ गया हमारे पास इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास यहाँ पर देखो ए इन्वर्स जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें इसी को यूज़ करना है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर अगर ए मैट्रिक्स लिखना चाहें तो क्या आएगी, ए मैट्रिक्स का लिखेंगे कैसे, इसके सिर्फ कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं 1 2 एंड -3 3 2 -2 2 -1 एंड 1। ये हमारे ए मैट्रिक्स लिखी गई। बी क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी जो ये राइट हैंड साइड पे है 6 3 एंड 2, और लेट कर लेते हैं एक्स मैट्रिक्स जो है वो एक्स वाई एंड जी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास होता क्या है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ऐसे लिखते हैं, और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अगर हम ए को उधर ले जाएं तो डेट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। अब अगर आप देखें कि ये ए मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स आपकी बिल्कुल सेम है, अगर आप मैच करके देखें तो इसी का ही तो इन्वर्स हमने अभी फाइंड आउट किया अब अबव में, तो हम इसको यहाँ पर आराम से पुट कर पाएंगे। सो हमने यहाँ पर इन्वर्स जो है ए का वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो 2/7 1 -1 5/7 4/7 माइनस का, और साथ में बी मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, ठीक है, और इधर हम अपनी एक्स मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस पुट कर दी, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो कैसे आएंगी, सिंपल, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर कर दी। क्या करना है, फर्स्ट रो को इस पूरे कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 0 × 6 0 प्लस 3 × 7 देन प्लस 2/7 × 2 दैट इज़ 4/7। देन आप सेकेंड वाले रो को इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 + 3 -2। देन जो थर्ड वाला है इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 + 15/7 -8/7 कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 + 4 7 7/7, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बनेगा, -6 + 3 -3 -2 -5 बना, -6 + 15 - 8 7 7/7 कितना हो गया 1। सो 7/7 कितना हो गया 1 -5 एंड -5। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी -5, z की वैल्यू आ जाएगी -5। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।